नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास में। आज जो हमारे अमित सर की क्लास होगी वो होगी इंसुलिन पे। इंसुलिन इस इंजेक्शन के बारे में हर एक व्यक्ति हमारे समाज का जानता है। जिनके घर में डायबिटीज का कोई मरीज है वो इससे परेशान भी रहते हैं। तो क्या है इंसुलिन, कितने प्रकार का होता है इंसुलिन और वो हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करते हैं, क्या इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना ही जरूरी है, एकमात्र उपाय है, क्या उन मरीजों में शुगर को टैबलेट से संतुलन में नहीं रखा जा सकता है, गर्भवती महिलाओं में कब जरूरत होती है इंसुलिन लगाने की, इंसुलिन का क्या डोज होना चाहिए, किन मरीजों में इंसुलिन लगाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इंसुलिन के साइड इफेक्ट। इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपनी इस क्लास में पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन क्या है? हार्मोन जो है ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है। इंसुलिन का मेन एक्शन क्या है? ग्लूकोज को ब्लड वेसल से कम करना है। ठीक है, जैसी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को या तो उसको टिश्यू तक पहुंचाना है या फिर उसको लिवर में पहुंचाने का है, लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस कराना है। दो काम है, दोनों काम से उसका टोटली एम ये है कि जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है उसको ग्लूकोज को कम करना। अब उसको यूज कब करते हैं? इंडिकेशन, पहला इंडिकेशन है ऑल टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को। टाइप 1 डायबिटीज को अपन ने पहले पढ़ा था कि इंसुलिन उनमें बनता ही नहीं है। इंसुलिन बनता नहीं है तो अपन को बाहर से ही इंसुलिन देना पड़ेगा। दूसरा, अब टाइप 2 डायबिटीज या फिर मोडी, इन पेशेंटों में किस किस कंडीशन में देंगे ये अपन को पता होना चाहिए। पहला, जब 2 या 3 ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स से अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, 2-3 अपन ने कॉम्बिनेशन दे दिए हैं, उसके बाद भी ब्लड शुगर लेवल नहीं कंट्रोल हो रहा है, तब अपने पास एक ऑप्शन है इंसुलिन चालू करने का। दूसरा, एज ए प्री ऑपरेटिव में पेशेंट का किसी का ऑपरेशन होना है, अपन को अर्जेंटली ब्लड शुगर लेवल कम करना है, तब अपन यूज करेंगे। तीसरा है सेप्सिस या फिर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। ऑल डायबिटिक पेशेंट जो कि टाइप 2 के हैं और हॉस्पिटलाइज की रिक्वायरमेंट हो रही है या फिर उनको ज्यादा सेप्सिस हो गई है, उस कंडीशन में अपन को इंसुलिन यूज करनी रहती है, क्योंकि इंसुलिन का काम एक तरीके से इम्यूनोमॉड्यूलेटर और एंटी इंफ्लेमेटरी वर्क भी होता है शुगर कंट्रोल के अलावा। तो जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहा है और या फिर पेशेंट सीवियर सेप्सिस में है, उस पेशेंट को अपन इंसुलिन पर रख देंगे, क्योंकि वो इंसुलिन तो ब्लड शुगर लेवल तो कम करेगा ही करेगा, साथ में वो एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्शन भी रहेगा। चौथा, OHA कंट्राइंडिकेट होगा या फिर नॉट टॉलरेट होगा। कंट्राइंडिकेशन है या फिर नॉट टॉलरेटिंग है। टॉलरेटिंग मतलब कई बार पेशेंट OHA देते हैं अपन, मेटफॉर्मिन पेशेंट टॉलरेट ही नहीं करता है, पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग होती जाती है, या फिर दूसरी कोई कंडीशन है जिससे OHA नहीं ले पा रहे हैं, पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो चुकी है, किडनी खराब हो गई है, उसमें अपन OHA नहीं दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपन को इंसुलिन देना रहेगा। और कब देते हैं? डायबिटिक की कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। इन कंडीशन में क्या है, इंजेक्टेबल IV देना पड़ता है इंसुलिन, उस कंडीशन में आपको इंसुलिन का यूज करना पड़ेगा डायबिटीज पेशेंटों में। तो मोटे मोटे तौर पर तो यही इंडिकेशन है, इन्हीं सब कंडीशन में अपन को इंसुलिन देना रहता है। अब इंसुलिन के टाइप्स क्या क्या हैं? इंसुलिन 4 टाइप के होते हैं।
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। एक चीज समझनी होगी, इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग्स क्या होते हैं। इंसुलिन एनालॉग्स क्या होते हैं, जो नेचुरल इंसुलिन होती है, नेचुरल इंसुलिन क्या है, कई बार इतनी इफेक्टिव होती नहीं है, वो आगे बताएंगे क्यों नहीं हो रही इफेक्टिव, तो उसके लिए इंसुलिन के एनालॉग्स की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, जैसे अपन ने ये नेचुरल इंसुलिन दो होती है, एक नेचुरल इंसुलिन और एक होता है इंसुलिन एनालॉग्स। इंसुलिन एनालॉग्स मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन की जो चेन है उसमें अपन थोड़ा सा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, जिससे कि अपन उसको और अच्छा बना सकते हैं। नेचुरल इंसुलिन कौन से होते हैं, एक होता है रेगुलर इंसुलिन, एक होता है एनपीएच इंसुलिन। और इंसुलिन एनालॉग्स जो होते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनते हैं, वो होते हैं इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेग्लूडेक। ये सब जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं। इनमें क्या होता है, कई बार इंसुलिन जो इनकी जरूरत क्यों पड़ी है, इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन है वो अपन को जैसे अपन चाह रहे हैं वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फिर इनकी जरूरत पड़ गई थी, तो इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कहा था। इनका डिसएडवांटेज ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने थोड़े से कॉस्टली होंगे। ये जो है एक्स्ट्रापिड जो आता है मार्केट में, वो क्या है? एक्स्ट्रापिड है ना, ये भी एक्स्ट्रापिड है, एक्स्ट्रापिड भी यही है, इंसुलिन लिस्प्रो एस्पार्ट एक्स्ट्रापिड। तो ये तो एक अलग है नेचुरल और उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, इनका एक अलग ही है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ये है इंसुलिन लिस्प्रो और एक्स्ट्रापिड। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग है एनपीएच इंसुलिन, और लॉन्ग एक्टिंग क्या है, इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेटिमेर या फिर इंसुलिन डेग्लूडेक। इनका अपन ऑनसेट ऑफ एक्शन एक ग्राफ से समझते हैं। ये 15 मिनट, 30 मिनट, 2 आवर, 6 आवर, 12 आवर और 14 आवर। अब आते हैं रेगुलर इंसुलिन पे। जो रेगुलर इंसुलिन है वो क्या करता है, 30 मिनट पे उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन चालू होता है, 30 मिनट के बाद वो 2 आवर तक पीक पे जाता है और 6 से 8 घंटे में वापस आ जाता है नॉर्मल लेवल पे। ठीक, ये हो गया रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन के डिसएडवांटेज ये है कि ये खाना अपन जैसे 30 मिनट बाद इसको अपन को रेगुलर इंसुलिन देने के 30 मिनट बाद अपन को खाना खाना स्टार्ट करना पड़ेगा इससे, तो 30 मिनट का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे पीक पहुंचता है ये 2 घंटे पे और उसके बाद 6 से 8 घंटे पे इसका डाउनवर्ड होता है, तो पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसमें इंसुलिन देने के आधे घंटे बाद खाना खाना है अपन को, तो आधे घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अच्छे से नहीं समझ में आता। इस कारण से अपन को इंसुलिन एनालॉग्स बनाने की जरूरत पड़ी। ये एनालॉग जो होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, उनका क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 मिनट के अंदर चालू हो जाता है, आधे घंटे के अंदर ये पीक पे पहुंच जाते हैं और 4 से 6 घंटे पे वापस नॉर्मल जीरो लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जो एक्ट्रापेड अपन यूज करते हैं, है ना, कॉमनली एक्ट्रापेड यूज करते हैं इसमें रेगुलर इंसुलिन यूज करते हैं। अब आते हैं एनपीएच इंसुलिन। एनपीएच इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग है, अपन ने दिया, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो चालू होगा 2 घंटे में, 4 घंटे में ये पीक पे पहुंचेगा और 12 घंटे में नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाएगा। ये हो गया एनपीएच इंटरमीडिएटली एक्टिंग। अब आते हैं इंसुलिन ग्लार्जिन। ग्लार्जिन और डेटेमर और डेग्लूडेक 3 होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। पहले आते हैं डेटिमर। डेटिमर भी और ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग ही आता है, वो 12 लेवल ही दिया जाता है, उसका भी यही है। ग्लार्जिन की एक खासियत है कि ग्लार्जिन का कोई पीक नहीं आता, वो एक लेवल पे आएगा, इस लेवल पे पहुंच गया और लेवल पे पहुंचने के बाद 24 घंटे वो एक जैसा बना लेता है, 24 घंटे तक का इसका ड्यूरेशन। ये आएगा इंसुलिन ग्लार्जिन, इसका कोई पीक लेवल नहीं होता, इसलिए इसका खाना खाने से कोई यूज नहीं होता है। अपन लेंटस यूज करते हैं, लेंटस, ठीक है, लेंटस यही रहता है,
इसका खाना खाने से कोई रिलेशन नहीं है। एक होता है डेग्लूडेक। डेग्लूडेक का और लंबा रहता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ओके ये 48 घंटे तक रहता है, 48 आवर तक, तो इसलिए इसको एक दिन छोड़ एक दिन देते हैं। आजकल और नए नए इंसुलिन भी यूज आ रहे हैं, वो वीकली भी यूज कर सकते हैं, वीकली देना रहता है उसको। इन सबका इंडिकेशन कब कब है? का अलग अलग इंडिकेशन कब यूज करना है? इंडिकेशन अपन को डिपेंड करता है अपन को क्या चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। अपन कौन सा यूज करते हैं, अपन को इंसुलिन लेवल तीनों तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। लॉन्ग एक्टिंग भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है। अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, शुगर लेवल पे डिपेंड करता है। पेशेंट को दिन में 3 बार खाना खाना है, मतलब पेशेंट को दिन में 3 बार पीक पे आना होगा, ठीक है। उसका 3 बार पीक हो सकता है तो अपन दे सकते हैं उसको 3 बार उसको शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग दे सकते हैं। उसके बाद नहीं कंट्रोल हो रहा, हम चाहते हैं कि उसको बेसल लेवल भी बना रहे, तो उसके साथ अपन इंसुलिन ये ग्लार्जिन ऐड कर सकते हैं, लेंटस। इनके इफेक्ट और साइड इफेक्ट ही तो है, सबको यही तो पता करना अपन को इसमें क्या क्या चीजें करनी क्या नहीं करनी। ये तो समझ में आ गया ना। यस। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग क्या है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 से 10 मिनट में चालू हो जाएगा, पीक पहुंच जाएगा 1 घंटे में, उसके 4 से 6 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगा ब्लड से। शॉर्ट एक्टिंग है जो रेगुलर इंसुलिन है, उसका पीक पहुंचे स्टार्ट होगा ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट में, पीक पहुंचेगा उसका 2 घंटे में, 6 से 8 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसका पीक पहुंचेगा 2 घंटे में, ऑनसेट ऑफ एक्शन रहेगा, पीक 4 से 5 घंटे में रहेगा, 12 घंटे में खत्म होगा। और ग्लार्जिन जो होता है उसका कोई पीक नहीं होता। अब क्या पढ़ते हैं, साइड क्या है इंसुलिन, किस जगह पे देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, आर्म पे दे सकते हैं, थाई पे दे सकते हैं, और कहां दे सकते हैं? एब्डोमेन में दे सकते हैं। जो भी है कहीं पे भी दे सकते हैं, सिर्फ सबक्यूटेनियस देना है। रूट हो गया उसका। अब एक चीज बहुत कॉमनली पूछी जाती है, लोग पेशेंट बहुत पूछते हैं कि जो आप निडल यूज करते हैं, निडल कब यूज कर सकते हैं, कितनी बार यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए यह है कि आइडियली जो बोला गया है कि एक निडल को एक ही बार यूज कर सकते हैं। एक निडल को एक बार यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। मल्टीपल यूज करने का डिसएडवांटेज क्या है? मल्टीपल यूज करने से एक तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे, निडल मोटी हो जाएगी, उसके कारण पेन होगा एट द साइट ऑफ इंजेक्शन में, और क्या होगा? लाइपो एट्रोफी होती है मल्टीपल यूज करने का, लाइपो एट्रोफी हो सकती है, बाकी इन्फेक्शन तो है ही सीधे। तो ये 4-5 हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि आप एक बार इंसुलिन है उसको एक ही बार यूज करो, चाहे वो इंसुलिन आप पेन से लिया हो गया हो, चाहे वो इंसुलिन सिरिंज से हो, किसी से भी लिया हो। आप प्रैक्टिकली अपन उसको 4 से 5 बार यूज कर सकते हैं एक बार। मतलब अगर पेशेंट 2 बार ले रहा है दिन में तो उसको 2 दिन के लिए चलेगी, अगर दिन में 1 बार ले रहा है तो 4 से 5 दिन तक ले सकता है वो। 4 से 5 दिन तक उसको 4 से 5 दिन बाद अपन को चेंज कर लेना चाहिए उसको, सिरिंज को। अगर सिरिंज यूज कर सकता तो सिरिंज को, पेन की तो सिर्फ निब यूज चेंज करनी पड़ेगी। ये बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं पेशेंट के, कितने बार यूज करना है। अब आते हैं प्रिपरेशन कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं इसके। या तो सिरिंज अवेलेबल होती है और पेन डिवाइस अवेलेबल होती है, एक और पंप डिवाइस भी होती है, वो कॉमनली अपन यूज करते नहीं है, जिसमें सबक्यूटेनियस पैच है जिससे धीरे धीरे इंसुलिन सिक्रीट होता रहता है। ये पेन डिवाइस और सिरिंज डिवाइस ही यूज करते हैं। अब जो सिरिंज डिवाइस में एक खासियत है, सिरिंज डिवाइस तुम लोग देखी होगी, सिरिंज डिवाइस में लिखा होता है 40 और 100। ये क्या होता है? ये 2 तरह की सिरिंज आती है, एक 40 यूनिट वाली, एक 100 यूनिट वाली। 100 यूनिट का मतलब है कि 1 ml में 100 यूनिट इंसुलिन है, और 40 यूनिट का है मतलब है कि 1 ml में 40 यूनिट इंसुलिन है। इसका बेसिक कंसेप्ट बाहर ध्यान में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जो इंसुलिन में जो लिखा है वही सिरिंज यूज करनी है। कई इंसुलिन वाली जो प्रिपरेशन है उसमें 40 लिखा रहता है तो उसके साथ 40 वाली सिरिंज यूज करनी है, कहीं में 100 लिखा रहता है तो वो 100 के साथ 100 वाली सिरिंज उसमें यूज करनी है। अगर चेंज करेंगे, जैसे 100 वाली यूनिट के साथ 40 वाली सिरिंज यूज करनी है, तो उसको 3-2.5 गुना ज्यादा देना पड़ेगा अपन को उससे। तो इसमें कंफ्यूजन से बचने से अच्छा है आप जो लिखा है उस इंसुलिन में वही वाली सिरिंज यूज करो। कई बार मेडिकल स्टोर, ये काम मेडिकल स्टोर वालों का रहता है कि आप जो इंसुलिन दे रहे हो उसी के साथ वाली सिरिंज दो, लेकिन कई बार वो लोग मेडिकल वाले भी इतने होशियार रहते नहीं है, वो अपने हिसाब से सिरिंज दे देते हैं, अपने हिसाब से इंसुलिन दे देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पहले पढ़ो कि इस इंसुलिन की प्रिपरेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है। ज्यादातर हॉस्पिटल में देखो ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग चेंज होते रहते हैं, स्टाफ चेंज होता रहता है,
तो किसी को पता नहीं रहता, उसके पास इतनी सिरिंज है, वो सिरिंज जिससे अपन ने लगा के दे दिया, तो उसमें कई बार बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी, अपन उसको ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप इंसुलिन लगाते हो किसी पेशेंट को या देते हो, तो 40 यूनिट लिखा है कि 100 यूनिट लिखा है, जितना यूनिट लिखा है वही वाली सिरिंज यूज करनी है। अब आते हैं इंसुलिन के साइड इफेक्ट क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन में बहुत जल्दी जल्दी पीक आते हैं, बहुत जल्दी पीक आते हैं। अगर पेशेंट है किसी कारण से, अगर उसने इंसुलिन लगा ली, उसके बाद उसको वॉमिटिंग हो गई या फिर खाना नहीं खावा, उससे तो इंसुलिन तो लगा ही ली है, तो वो तो अपना काम करेगी, वो तो ब्लड शुगर कम करेगी, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत कॉमन है। तो पेशेंट को एजुकेटेड जो पीपल है, एजुकेटेड पीपल ही इसको दे सकती है, जिसके पास ग्लूकोमीटर हो और जो आसानी से चेक करता हो। कभी भी कोशिश करनी है कि जितने भी पेशेंट को इंसुलिन लग रहा है उसको आप प्रमोट करो कि उसको ग्लूकोमीटर खरीद लेना है और ग्लूकोमीटर चेक करते बनना चाहिए उससे। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इंसुलिन के? लाइपो एट्रोफी बताई था इंसुलिन के, लाइपो एट्रोफी और पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है पेशेंटों की। इससे बचने के लिए पेशेंटों को क्या बोलना है? अगर कोई पेशेंट अफोर्डेबिलिटी है तो उसको बोलना है कि उसको रोज चेंज करना है निप। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, यूजली इतनी अफोर्डेबिलिटी किसी की नहीं होती कि रोज निप चेंज करें, ठीक है, तो उसकी कम से कम उसको बोलना है कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर तो करना ही करना है चेंज, उससे ज्यादा नहीं चलाना उसको। और क्या है साइड इफेक्ट? ओबेसिटी हो जाती है इससे। इंसुलिन का क्या एक्शन होता है? इंसुलिन का एक्शन होता है थोड़ा ग्लाइकोजेनेसिस। ज्यादातर लॉन्ग टर्म पेशेंट को इंसुलिन अगर हाई डोज पे चल रही है तो उससे ओबेसिटी होती है। जब मोटे पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज के, वो और मोटे हो सकते हैं। वगैरह इतनी है साइड इफेक्ट। मेन साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया है तो पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा, ओबेसिटी और लाइपोएट्रोफी, यही दोनों कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि अपन को देखने मिलते हैं। और कुछ है क्या इंसुलिन में पढ़ाना? डोज कैसे डिसाइड करेंगे अपन? इंसुलिन का डोज जो है, इंसुलिन का डोज आप अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करते हो। इंसुलिन का डोज ऐसे डिसाइड नहीं होता है। 0.5 यूनिट पर केजी से है। 0.5 यूनिट पर केजी से अपन कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करें। जैसे कोई एडल्ट पेशेंट है 30 केजी का है, 30 केजी का 0.5 यूनिट के हिसाब से उसका 15 यूनिट होगा, तो अपन उसको 15 यूनिट डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे उसको 2-3 पार्ट में, जैसे भी दे रहे हो। अगर आप रेगुलर दे रहे हो तो उसको 3 टाइम देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट दे रहे हो तो उसको 2 टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग एक्टिंग दे रहे हो तो 1 टाइम देना पड़ेगा। तो उसको डिवाइड कर लेंगे इससे। स्टार्टिंग हमेशा 0.5 यूनिट पर केजी के हिसाब से करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पेशेंट का कितना टॉलरेट हो रहा है, कितना उसको इफेक्ट आ रहा है। यूजली जो लीन थिन पेशेंट होते हैं ना, उन लोग की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, ओबेस की रिक्वायरमेंट कम होती है। ओबेस पेशेंटों को, जो लीन थिन होते हैं उन लोग को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। सर कोई डायबिटिक पेशेंट है, एडमिट है अपने यहाँ, नलवाई माउथ है, उसको ग्लूकोज आईवी देना पड़ेगा, उसको कैसे? उसको एक जो रहता है उसका एक वो रहता है 12.5 यूनिट इंसुलिन दे देते हैं एक D5 में, तो ये न्यूट्रलाइजिंग डोज कहलाता है। D5 में डाल दिया, D5 में 12.5 यूनिट इंसुलिन डाल दो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी वो D5 से। तो उसका आप इंसुलिन चालू कर दो तो उससे ना तो शुगर बढ़ेगी और पेशेंट का ग्लूकोज भी मिल जाएगा उसको। न्यूट्रलाइजिंग डोज कहलाता है। एक्ट्रापेड या रेगुलर, आईवी में सिर्फ वो यूज करते हैं। इंसुलिन का कलर जो रहता है ना, एक मिक्स रहता है, जिनमें अगर बिल्कुल व्हाइट है मतलब कोई भी एक टाइप की इंसुलिन डली है, अगर कोई मिक्स करी है इंसुलिन तो उसमें डबल कलर दिखेगा। यूजुअली मिक्स स्टार्ट क्या है, भूरी भूरी दिखती है, व्हाइट दिखता होगा। मिक्स स्टार्ट में उसमें 2 इंसुलिन मिक्स करके देते हैं। रेगुलर जो मिक्स स्टार्ट होता है ना, ह्यूमन इंसुलिन मिक्स स्टार्ट, ये क्या है? मिक्स स्टार्ट की 2-3 वैरायटी आती है, 30-70, 40-60 और 50-50। इसमें क्या रहता है, 30 वाला पार्ट होता है रेगुलर इंसुलिन का और 70 पार्ट होता है एनपीएच इंसुलिन का। ये क्या दे रहे हैं अपन, रेगुलर और एनपीएच दोनों मिक्स करके दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, जब पेशेंट खाना खाता है ना, खाना खाता है तो उसको मिल जाती है, ये रेगुलर वाला काम है। जैसे पेशेंट ने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको पीक 2 घंटे में हुआ, तो ये जो खाना खाने के बाद का शुगर जो लेवल बढ़ा था वो उस रेगुलर से कंट्रोल हो गया। और उसके बाद जो पूरा उसको 12 घंटे तक कंट्रोल करना है, 12 घंटे तक कंट्रोल करने के लिए अपन ने एनपीएच दे दिया, तो वो 70% दे दिया, तो वो एक बेसल लेवल बना के रखेगा।
लेकिन एनपीएच से भी ये होता है नुकसान कि बीच में एक और पीक आता है एनपीएच का भी, तो इस टाइम पे इसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं जब ये पीक आता है। तो बेस्ट होता है कि इंसुलिन आप ग्लार्जिन यूज करते हो, ग्लार्जिन यूज करो जिससे कि आप बेसल लेवल बना रहे हैं उसका, और इसके साथ साथ अपन एक्टापेट देते रहो, शॉर्ट एक्टिंग एक्टापेट देते रहो, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है अपने पास। 2 बार यूज करना पड़ेगा? 3 बार यूज करना पड़ेगा। अगर 3 टाइम ब्रेकफास्ट ले रहा है, लंच ले रहा है और डिनर ले रहा है, 3 बार आप उसको शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यूज करो और 1 बार आप उसको ग्लार्जिन यूज करो। तो 4 तो बार ये लेना पड़ेगा इसको। 4 बार लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है इंसुलिन के साथ, लेने की प्रॉब्लम। लेने की प्रॉब्लम, पेन होता है उस साइड पे, बार बार आपको निडल चेंज करनी पड़ेगी, लाइपोट्रोफी चांस होता है उसमें, हाइपोग्लाइसीमिया के चांस भी बहुत है। अभी मेन रिसर्च चल रही है इंसुलिन का डोज जो है लॉन्ग एक्टिंग कराने के लिए। जैसे अपने इंसुलिन डेग्लूडेक है उसको 2 दिन में 1 बार देना पड़ता है ना, 1 दिन छोड़ 1 दिन देना पड़ेगा। इसके अलावा यही वीकली और मंथली रेजिमेंट भी चले हैं, जो पैच आते हैं पैच बना देंगे, उससे मंथली वीकली इंसुलिन भी है चली है और मंथली भी चली है। यही है। तो ये 30, 70, 40, 60 ये पेशेंट के खाने पे डिपेंड करता है, कैसा पेशेंट खाना खा रहा है उसको किस हिसाब से दिया जाना चाहिए। अपने अपने एक्सपीरियंस से जिसको जो सूट करता है वो दे देता है। कौन सा इंसुलिन यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना, ये अपने पे डिपेंड करता है। कोई लोग प्रेफर नहीं करते हैं इंसुलिन देना, कोई लोग प्रेफर करते हैं। कई लोग देखते हैं कि एक बहुत वेरी लेवल हाई लेवल पे है शुगर, तो उसको अपन डायरेक्टली इंसुलिन पे चालू कर देते हैं। अपन बाहर साइड जाएंगे कभी भी, आपकी शुगर अगर 400 से ऊपर है तो आपको डायरेक्टली वो इंसुलिन पे शिफ्ट कर देंगे। वो अपने अपने पे डिपेंड करता है। कई लोग को प्रेफर करते हैं ओरल देना और अल्टीमेटली एट द लास्ट ऑप्शन रखते हैं आईवी इंसुलिन देना। वो एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है। आप गांव का पेशेंट आया है, आपको पता है वो लॉन्ग टर्म इंसुलिन लेगा भी नहीं, उसको एजुकेट करना भी मुश्किल है, ना तो उसको शुगर लेवल समझ में आता है, ना उसको ग्लूकोमीटर से चेक करते आता है, तो उसको तो आप कभी भी इंसुलिन नहीं दे सकते। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो फिर अलग दिक्कतें हो जाएंगी। कोई अच्छा खासा है, मेट्रो सिटी में रह रहा है, जिसको अच्छे से खुद रेगुलेट कर सकता है वो शुगर, उसको आप इंसुलिन दे सकते हो जो कि इजीली चेक करता है। लेकिन इंसुलिन किसी को भी दोगे उसके पास दिक्कतें रहेंगी। ग्लूकोमीटर से बार बार शुगर चेक करना, बार बार उसको इंसुलिन लगाना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो एट द लास्ट रिजॉर्ट ही रखना चाहिए इंसुलिन को। इंसुलिन के इंडिकेशन मैंने भी पहले बोले हैं। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो हॉस्पिटलाइज होने में रहेगा 2 या 3 ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बाद नहीं ठीक हो रही है शुगर, तब आप यूज करो। और 2 या 3 जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उनके आप मैक्सिमम डोज देके देखो पहले, या फिर वो टॉलरेट नहीं करना हो तो अलग बात है। पहले उनके मैक्सिमम डोज देके देखना है, उसके बाद उसको इंसुलिन पे शिफ्ट करना है। तो हमारे जो पेशेंट है, हमारे पेशेंट को हम यूजली इंसुलिन यूज नहीं करते हैं, बहुत एट द लास्ट ऑप्शन करते हैं। जो जिनको पहले से चल रहा रहता है उसके बाद अलग है, जो आउटसाइड से लेके आ रहे हैं। अपने पेशेंट में यूजली अपन नहीं करते इंसुलिन यूज। तो टाइप 1 है तो उसको करना ही पड़ेगा, टाइप 1 के पास अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। और कुछ पूछना है इंसुलिन के बारे में? सर एट द टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद जो टाइप 2 है उसमें भी तो निल हो जाता होगा इंसुलिन फॉर्मेशन बीटा सेल से एक टाइम। इंसुलिन उसका वो पीरियड आता है, क्या कहते हैं, हनीमून पीरियड रहता है। एक हनीमून पीरियड रहता है जिसमें कि इंसुलिन लेवल मतलब बीटा सेल्स है ना, बीटा सेल्स ज्यादा सीक्रेट करते करते कई बार एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसमें क्या रहता है कि इंसुलिन सिक्रीशन कम भी हो जाता है। उसमें अपन बाहर से कुछ समय के लिए इंसुलिन देते हैं ना, तो वो फिर से रिकवर कर जाती है। तो कई पेशेंट हमने देखे होंगे कि बहुत सारी मेडिसिन दे दी, नहीं ठीक हुआ, फिर अपन ने 1-2 महीने के लिए इंसुलिन दिया, उसके बाद फिर उसको शिफ्ट कर दिया ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे, ठीक हो जाता है। एक हनीमून पीरियड होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं तो भी ठीक हो जाता है, इसकी इंसुलिन अपने आप ही ठीक हो जाती है। एक सोमागी इफेक्ट बोलते हैं। सोमागी इफेक्ट जानते हो क्या होता है? सोमागी इफेक्ट होता है इंसुलिन के साथ देखने के लिए मिलता है, यूजली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ। उसमें क्या होता है, रात में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड आता है। पेशेंट कंप्लेन करता है आपको कि रात को हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आया, सुबह उसकी शुगर चेक करो तो शुगर बढ़ी हुई निकलती है। उसको सोमागी इफेक्ट बोलते हैं। वो एक्चुअली उसमें इंसुलिन का डोज कम करना पड़ता है। अपन क्या करते हैं, सुबह की शुगर देखते हैं, सुबह की शुगर बढ़ी हुई आई है तो इंसुलिन बहुत बढ़ा देते हैं, बट उसका एक्चुअली ये मिसनोमर टाइप का है। सुबह की शुगर, रात में उसको हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हुआ था, उसका एक वो हो जाता है, पोस्ट इफेक्ट है कि सुबह की शुगर बढ़ी हुई आ रही है, उसको सोमागी इफेक्ट बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलता है कि रात में उसको पसीना आता है और सुबह उसकी शुगर आप चेक करता है और सुबह उसकी शुगर 200-250 आती है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप उसकी रात की डोज बढ़ा दोगे, उसको और दिक्कत हो जाएंगी। उसमें एक्चुअली डोज कम करना पड़ता है। तो ये रेयर कंडीशन होती है, बहुत रेयर कंडीशन कभी कभी देखने मिलती है। बस पता होना चाहिए अपन को कैसा भी होता है एकदम।
और बताओ, प्रिपरेशन होता चल गई। प्रिपरेशन अपन को नाम पता चल गए हैं, कौन कौन से टाइप की हैं। रूट ऑफ एडमिटेशन पता है, रूट तो सबको पता है। बस 2-3 चीजें हैं जो एजुकेट करने वाली है। एक एजुकेट करने वाली निडिल का है, एक एजुकेट करने वाला सिरिंज का है, 40 और 100 यूनिट वाला। ठीक है, निडिल हमेशा 4 से 5 टाइम मैक्सिमम यूज करनी है, उससे ज्यादा यूज नहीं करनी है। जो स्लाइडिंग स्केल तुम पूछ रही, स्लाइडिंग स्केल एक आध दिन के लिए यूज की जाती है। वो अलग अलग लोग अलग अलग पैरामीटर बनाते हैं, कोई उसका फिक्स पैरामीटर नहीं है। अपने हिसाब से लोग अलग अलग बना लेते हैं कि उसको शुगर बेसल लेवल तक बना रहे, उसका एकदम से बना। एक दिन देखते हैं, एक दिन स्लाइडिंग स्केल पे देते हैं उसको। एक दिन स्लाइडिंग स्केल में अपन को ये पता चल जाता है कि उसका टोटल दिन भर का रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है इंसुलिन का। उसका नेक्स्ट डे से उसको जो बेसल जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। स्लाइडिंग स्केल का खाने से कोई रिलेशन नहीं है। स्लाइडिंग स्केल में अपन ने देख लिया कि कितना उसका शुगर लेवल है, उसके हिसाब से एक बेसिक लेवल बना दिया कि लेस देन 120 है तो उसको नहीं देना है शुगर। अगर इंसुलिन 120 to 160 है तो 2 यूनिट इंसुलिन लेना है। 160 to 200 है तो 4 यूनिट देना है। 200 to 240 में अपन को 6 यूनिट देना रहेगा। 240 to 280 हो जाएगा तो 8 यूनिट, और मोर देन 280 है 10 यूनिट। इसका अपन इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका मील से है। आप चेक करने के बाद देंगे सर। 4 to 6 आवर लेवल को चेक करना है, क्योंकि इसमें आप अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आप इंसुलिन देते हो या फिर रेगुलर इंसुलिन देते हो। अगर रेगुलर इंसुलिन दे रहे हो तो 8 आवर्ली चेक करना है, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग दे रहे हो तो 6 आवर्ली चेक करना है। एक दिन तक चेक करेंगे। एक दिन तक चेक करने के बाद आपको उसका इंसुलिन रिक्वायरमेंट टोटल पता चल जाएगा। टोटल 24 आवर का 24 आवर का इंसुलिन रिक्वायरमेंट समझ में जाएगा। 24 आवर के हिसाब से अपन फिर आगे सेट कर देंगे उसका। ये उन कंडीशन में जब पेशेंट मील ले रहा है। अगर पेशेंट जैसे एक नया पेशेंट आया अपने पास जिसको अपन को कुछ नहीं पता उसके बारे में, अपन को सिर्फ ये पता करना करेगा कि उसकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है इंसुलिन की, तो अपन क्या करेंगे, उसको इंसुलिन एक्स्ट्रा पेट देंगे। इंसुलिन एक्स्ट्रा, अभी जैसे उसकी 300 शुगर आई है, 300 शुगर में अपन ने उसको 10 मिनट दिया मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद अपन ने आफ्टरनून में चेक किया, आफ्टरनून में उसकी शुगर आई 200, उसको अपन ने दे दिया 4 यूनिट। उसके बाद फिर अपन ने चेक किया, रात में उसकी शुगर आई 450, फिर अपन ने 10 यूनिट दे दिया ऑलमोस्ट। और रात में चेक करिए उसकी आ गई 300, तो अपन ने फिर 10 यूनिट दे दिया। तो टोटल उसकी रिक्वायरमेंट आ गई 34 यूनिट। तो अगले आप क्या करोगे, 34 यूनिट को या तो आप उसमें चेंज कर दोगे किसी में अलग अलग, या तो आपको एक्स्ट्रा पेट देनी है, एक्स्ट्रा पेट देनी है तो उसको 3 में डिवाइड कर दो। आप दे दो कितने इसको, लगभग 12 दे दो 3 टाइम, तो रिक्वायरमेंट उसकी हो जाएगी। और अगर आपको चाहते हो कि उसको ग्लार्जिन भी ऐड करनी है, ग्लार्जिन भी ऐड करनी है, बेसल लेवल भी बना के रखना है उसका, तो उसको क्या करोगे, 15 यूनिट उसको ग्लार्जिन दे दोगे, बाकी जो बच गई है उसको 6 यूनिट एक्स्ट्रा पेट दे दोगे। तो उसमें ये सब अपने अपने एक्सपीरियंस पे, सब अपने अपने हिसाब से अपने किस पेशेंट को कौन सी चीज सूट हो रही है, किसी पेशेंट को अपन रेगुलर देते हैं तो उसमें भी कंट्रोल नहीं होती है और मिक्स स्टार्ट में कंट्रोल हो जाती है। किसी पेशेंट को अपन मिक्स स्टार्ट देते हैं उसमें कंट्रोल नहीं होती है, फिर रेगुलर में कंट्रोल हो जाती है। बेसिकली अगर उसको आप टोटल रिक्वायरमेंट पता करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दो उसको स्लाइडिंग स्केल में, उसके टोटल एक दिन का रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा कि कितनी इंसुलिन उसको लग रही है, कितने इंसुलिन पे अपन को कंट्रोल करना है, तो अगले दिन से उसको उस पर शिफ्ट कर दो। हमारा तो प्रैक्टिकली ये है कि जो पेशेंट एडमिटेड है उसी को जरूरत पड़ती है इंसुलिन की, जो एडमिटेड नहीं है। अगर ओपीडी वाला पेशेंट है, ओपीडी वाला पेशेंट में 3 अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आप हाई डोज पे दे रहे हो तो उसकी शुगर लगभग कंट्रोल हो ही जाती है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। मैक्सिमम डोज क्या होते हैं, ग्लीमेपिराइड है, ग्लीमेपिराइड का मैक्सिमम डोज होता है 4 मिलीग्राम बीडी, 4 मिलीग्राम बीडी तक अपन देते ही नहीं है। मेटफॉर्मिन का मैक्सिमम डोज कितना है, मेटफॉर्मिन का है 2 ग्राम 24 आवर में। बाकी जो विल्डाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन का है 100 मिलीग्राम, सिटाग्लिप्टिन का 100 मिलीग्राम है। तो ये अपन मैक्सिमम डोज पे अगर ले जाएंगे तो 99% तक केसेस में शुगर कंट्रोल हो ही जाती है, अनटिल अनलेस इनका साइड इफेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है। अगर इनका सीवियर साइड इफेक्ट हो रहा हो या फिर एक पेशेंट भूल गया इंसुलिन का इंडिकेशन प्रेग्नेंट वुमेन का है, प्रेग्नेंट वुमेन में अपन ग्लीमेपिराइड दे नहीं सकते, सिर्फ मेटफॉर्मिन दे रहा है, मेटफॉर्मिन की अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो उसको इंसुलिन पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इतना डोज देने के बाद अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है, उसी कंडीशन में अपन इंसुलिन स्टार्ट करते हैं ओपीडी बेसिस पे, नहीं तो इंसुलिन स्टार्ट के इंडिकेशन नहीं है।
एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसको टैपर करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए बेटर है कि उसको ज्यादा जितना अपन आगे खींच सके, जितना लेट स्टार्ट कर सके उतना लेट स्टार्ट करें। ठीक है।